श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, मौमिता के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर थी जिसके साथ में दुष्कर्म किया गया। उसे दामिनी से तुलना करता है, उसकी कोई निर्भया से तुलना करता है, लेकिन नहीं, वो कोलकाता के एक ट्रेनी डॉक्टर थी। और आज मैं उसकी पूरी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी। वो अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी जिसका सपना था कि वो बड़ी होकर के डॉक्टर बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और अपने सपनों को पूरा कर आज वो कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में आ भी गई थी। कुछ लोग मुझे मयूरी कहते हैं, कुछ लोग मुझे निर्भया या दामिनी। आज देश भर में मेरा नाम हर घर में लिया जाता है, लेकिन मेरा नाम डॉक्टर मौमिता है। आज सभी ने मुझ पर जो प्यार और मेरे परिवार को जो सहारा दिया है, उसे देखकर मुझे खुशी महसूस होती है और इसी वजह से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक मामूली सी लड़की हूं जिसका जन्म 1993 में हुआ था। घर में इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को बहुत मेहनत करते हुए देखा था। मुझे याद है एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की, तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद मेरे पिता को मेरी यह इच्छा सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन जाओगी, और मैं बनी भी। उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तब से मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरे शिक्षा के लिए पैसे बचाए। लोग अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण वे अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना सकते हैं। यह बातें मुझे बहुत ज़्यादा चुभती थीं, लेकिन मैंने पूरी तरह से पढ़ाई जारी रखी, सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश किया। मैंने दिन रात नीट परीक्षा की तैयारी की, क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था ताकि मेरी शिक्षा का खर्च कम हो सके। मैं बड़ी डॉक्टर बनके अपने माता पिता को वह सारी सुविधाएं देना चाहती थी जो अमीर लोगों के घर में होती हैं। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी, उनका नाम रोशन करना चाहती थी, और मेरी वह इच्छा पूरी हुई। नीट परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिले थे मुझे, और उसी आधार पर मुझे कोलकाता में अर्जी करार मेडिकल कॉलेज में MBBS में प्रवेश मिला था, और मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे बड़ा डॉक्टर बनना था, लोगों को बेहतर सेवा करनी थी। इसलिए मैंने PhD करने का निर्णय लिया। उसी कॉलेज में PhD की पढ़ाई शुरू की और अपना पहला साल पूरा कर दिया था मैंने। मेरे माता पिता और मैं बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब मेरी डिग्री PhD की होने वाली थी और मैं एक बड़ी डॉक्टर बनने वाली थी। मैं लोगों की सेवा करने वाली थी। पिताजी ने मेरी शिक्षा के लिए कर्ज लिया था, उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी और अपने माता पिता को एक खुशी वाला जीवन देने वाली थी। हमने किन कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे याद है कि मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ बनाकर रखते थे ताकि मैं भूखी ना सोऊं। मैंने भी उन्हें देखकर पैसे बचाने का तरीका सीखा। कई चीज़ें मुझे पसंद आती थीं, लेकिन उनसे कभी नहीं मांगा। इसलिए मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि मैं बहुत समझदार हूँ, और वह मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मैंने अर्जी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में भी नौकरी करनी शुरू कर दी थी। 2024 का साल शुरू हो गया था। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद था। अब तो मैं डॉक्टर भी बन चुकी थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा कि इस साल हम भी गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे घर भी पैसे हैं, आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने वाली है। ये बातें सुनकर मेरे माता पिता अत्यंत खुश हुए। उन्होंने कहा, इस साल हम ज़रूर दुर्गा पूजा मनाएंगे। अब तो मेरे माता पिता मेरी शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। तब मेरे माता पिता ने साफ साफ कह दिया कि मेरी शादी की चिंता अब आप मत करो। शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे, इसलिए आप यह सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ और मेरी चिंता आप छोड़ दो। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा तब मैं शादी करूँगी। मेरे माता पिता की आँखों में हमेशा खुशी के आंसू आ जाते थे
जब भी मैं ऐसा बोलती थी उन्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हो जाती थी। मेरे बचपन से अपनी माँ को हमेशा पैसे बचाते हुए देखा था, लेकिन मेरे लिए वे कभी भी खर्च करने से पीछे नहीं हटती थी। मेरी पसंद नापसंद उन्हें बाखूबी पता होती थी। मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था, इसकी अपनी इच्छाओं को दबाया था। इसलिए अब मेरी बारी थी उनके लिए कुछ करने की। इसलिए मैंने अपने पहले वेतन से माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाईं। वे चूड़ियाँ देखकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि 6 महीने से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने लगी थी। कभी हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी हो जाती थी तो कभी कभी हफ्ते में 24 घंटे 36 घंटे भी काम करना पड़ता था। इसका कारण मैं आपको आगे कहानी में ज़रूर बताऊंगी। 2024 का अगस्त महीने मेरे लिए कितना घातक साबित हुआ, यह मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते थे। वे 63 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने अब तक काम नहीं छोड़ा था। एक बार वे बीपी की दवाई लेना भूल जा सकते थे, लेकिन काम करना नहीं भूलते थे। हमेशा मुझे उन्हें समय पर दवाई लेने के लिए याद दिलाना पड़ता था। हंसते हुए वे कहते थे, हाँ बेटी लेता हूँ। माँ की हमेशा कहती थी, हमारी बेटी और बेटा है। मैं वैसे भी बहुत प्यारी थी, मेरे नाम से ही प्यार छिपा था। जब मैं कॉलेज जाती या ड्यूटी पर होती तो अक्सर कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता। हमारे सीनियर डॉक्टर भी इस पर कभी कभी फुसफुसाहट करते। मैं खुद को इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रखती थी, लेकिन जब किसी छात्र के साथ अन्याय होता है या किसी मरीज़ से अधिक पैसे वसूले जाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं जब आवाज़ उठाती इस पर हमारे प्राचार्य संदीप घोष हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे। प्राचार्य होने के कारण हम सभी उनसे डरते थे, लेकिन मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वह अस्पताल में क्या क्या करते हैं, लेकिन कभी भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं इन बड़े बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी होने की बात सामने आई तो मैं शांत नहीं रह सकी। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज़ को कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा था और मेरे काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। कभी कभी मैं अपने पिता से यह बातें बताती थी, लेकिन वे मुझे कहते थे कि बेटी तुम इन चीज़ों में मत पड़ो, हम गरीब लोग हैं, यह बहुत बड़े लोग हैं, इनके हाथ बहुत ऊपर तक है, क्या तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे? हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। पिताजी के शब्द बिल्कुल सही थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए पिछले 6 महीनों में मैं प्राचार्य और विभाग के उत्पीड़न को सहन कर रही थी और शांतिपूर्वक सिर्फ अपना काम कर रही थी। शायद मुझसे इन लोगों को खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए इन्होंने पहले से ही कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। कभी कभी मेरे दोस्त और मैं इस विषय में चर्चा भी किया करते थे, हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते बोलते चुप हो जाते थे क्योंकि हमें इन चीज़ों से उलझना नहीं था। हमारे अस्पताल में 2019 में संजय राम नाम का एक व्यक्ति भर्ती होता है। वह अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था और 4-5 साल से यही काम करता था, इसलिए उसे हमारे हर विभाग के बारे में पूरी जानकारी थी। कई मरीजों को वह बेड दिलवाता था और उसके लिए पैसे भी लिया करता था। संजय राय की नज़र बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अस्पताल में आने वाली हर महिला को गलत नज़रों से देखते थे। इसके बारे में भी हम चर्चा करते थे, लेकिन वह प्राचार्य का बहुत ज़्यादा ख़ास आदमी था, उसके लिए हमेशा काम करता था, इसलिए हमने कभी उसकी शिकायत करने का विचार नहीं किया क्योंकि बेवजह विवाद नहीं चाहते थे। संजय राय की नज़र बहुत ख़तरनाक थी। किसी भी लड़की के सामने होने पर उसकी नज़र उसे खा जाती थी, इसलिए वे ऐसे आदमी से दूर ही रहती थी। उस दिन जब मैं घर से काम पे जाने के लिए निकली तो मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था कि यह मेरा आखिरी दिन होगा। जब मैं अपने घर से जा रही थी मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अब मैं अपने माता पिता और अपने छोटे से घर को कभी नहीं देख पाऊंगी। शायद इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, पिताजी को समय पर दवाई दे देना, और मैं यह कहकर घर से बाहर निकली। 8 अगस्त को मैं पूरा दिन काम कर रही थी, अपने मरीज़ों की देखभाल कर रही थी। हमारे सेमिनार हॉल के पास एक कमरे के निर्माण चल रहा था, इसलिए ऊपर आने जाने का ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। हम सब वार्ड में इकट्ठा थे। 4-5 डॉक्टर मेरे साथ थे।
हम कुछ चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। उस समय संजय राय वहीं था और मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया। कुछ समय बाद वहाँ से चला गया और हम सब ने खाना खाया। फिर सभी अपने अपने काम पर लग गए। फिर थोड़ा फ्री थे, इसलिए मैं रात को माँ को फ़ोन करने लगी। जब मैं माँ को फ़ोन नहीं करती हूँ तब वे पिताजी खाना नहीं खाते हैं। उन्हें बताना पड़ता है कि मैंने खाना खा लिया है, तभी वह खाना खाते थे। उस दिन भी मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह मेरी माँ से आखिरी बातचीत होगी। माँ को फ़ोन उठाते ही मैंने पूछा, पिताजी ने समय पर दवाई ले ली है? ध्यान रखना, मेरी चिंता मत करो, मैं खाना खा ली हूँ। मेरे पिताजी को बीपी का प्रॉब्लम है, इसलिए समय पर दवाई लेना उनके लिए ज़रूरी था। उनकी दवाइयाँ अभी नहीं छूटनी चाहिए थी। उनका पूरा ध्यान मैं रखती थी। मुझे याद है एक बार पिताजी की दवाइयाँ रात में ही ख़त्म हो गई थी। पिताजी ने सोचा कि एक दिन दवा ना लेने से क्या फ़र्क पड़ता है, सुबह जाकर दवा ले आऊँगा। लेकिन मैंने घड़ी में देखा, रात के 11 बजे थे। मैंने वहीं सबका खाना रोक दिया और कहा, पिताजी की दवा आने का कोई खाना नहीं खाएगा। इतनी रात में भी मैंने उनके लिए दवाई का इंतज़ाम किया, लेकिन अब अस्पताल में ज़्यादा काम होने के कारण मुझे घर पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा था। इसलिए माँ को ही ज़बरदस्ती सब कुछ बताना पड़ता था, उन्हें याद दिलाना पड़ता था पिताजी की देखभाल करें। उस दिन भी सब कुछ बिना भूले बताया और माँ से बात करके मैंने पूरे फ्लोर पर जाकर मरीजों का चेकअप किया। इसके बाद मैं आराम करने और अपने अगले पढ़ाई के लिए तीसरी मंजिल पर सेमिनार रूम पहुँच गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाना मना है। मुझे तो अब पता चला कि बगल में बिल्डिंग का काम चालू होने के कारण ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं वहाँ चली गई। दोपहर के 2-3 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की, लेकिन सोचा अब थोड़ा सा सो लेना चाहिए। 36 घंटे की ड्यूटी के कारण बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। मरीजों की सेवा में लगे रहने के कारण खुद पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा था। दूसरों को जीवन दान देने वाली मैं अपने जीवन की देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। इसलिए किताबें और डायरी बंद करके सेमिनार हॉल में ही शांत होकर सो गई। इतनी गहरी नींद थी कि सेमिनार हॉल में कौन आ रहा है जा रहा है इसका मुझे पता नहीं था। फिर क्या, सुबह के समय में संजय राय शराब पीकर सेमिनार हॉल में आया, इसका भी मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी। उसके आते ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने अंदर का राक्षस जाग गया। वह मेरे पास आया और उसने मेरे शरीर को छुआ। नींद में होने के कारण मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जब शरीर पर हाथ फिरने लगा तब मैं जाग गई। सामने संजय राय जैसा दुष्ट व्यक्ति को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। नींद में होने के कारण खुद को संभालने में मुझे समय लगा। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। मुझे मुंह से बदबू आ रही थी। मुझे समझ आ गया था वह मेरी कोई बात सुनने की हालत में नहीं है। मैंने उससे मिन्नतें की, मुझे छोड़ दो कह रही थी, लेकिन उसे ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वह थोड़ा डर गया। जल्दबाजी में उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरी आवाज़ ना निकले। मैं उससे लड़ रही थी, प्रार्थना कर रही थी मन ही मन, कोई मेरी आवाज़ सुन ले। लेकिन उस रात मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उस रात ऊपर वाले फ्लोर पर किसी को आने की इजाज़त ही नहीं थी। जैसे ही अब पता चला, इसका मतलब है कि मेरे खिलाफ सारा षड्यंत्र पहले से ही रचा गया था। मैं उस दरिंद्र को अपने से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। जितनी भी मैं कोशिश कर रही थी वह मुझसे दूर नहीं हो रहा था। मैं खुद को उससे बचा नहीं पा रही थी। लड़ते लड़ते मैं हार गई और फिर उसने मुझे नोचना शुरू कर दिया, मुझे मारना शुरू कर दिया। अब मैं पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। कौन कौन मेरा शोषण कर रहा था यह समझ में नहीं आया। मेरे दर्द से चीखें निकल रही थी। मैं अपनी जो आपको रोक रही थी और ज़ोर से चिल्ला रही थी। मेरी चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी, लेकिन ना जाने मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। चिल्लाते चिल्लाते मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया और मेरे सपनों की हत्या कर दी गई, और वह भी बहुत बर्बरता से। आखिरकार मेरी जान चली गई, लेकिन मेरे शरीर का शोषण की निशानी रह गई। मेरा चश्मा टूट गया, उसके कुछ टुकड़े मेरे खून से सने हुए आँखों में घुस गए। मेरे फटे हुए होंठ आवाज़ दबाने के लिए उसके मेरे गला दबाया। को बचाने की कोशिश में मेरे वार हुए। जांग की हड्डियां टूटने तक मेरी टांगें और घायल हो गई। मेरे दर्द
कि कोई सीमा नहीं रही। मेरी आखिरी सांस तक मैं जिंदा रह पाती। मेरे शरीर पर वार करते समय उन्होंने सोचा होता कि मुझे मारते समय उन्हें खुद को भी दर्द महसूस हुआ होता, लेकिन वह दरिंदे की तरह आकर मुझे बर्बाद करके चले गए। उस दिन से मेरे शरीर के साथ साथ मेरी अंदर की रूह का भी बर्बरता से शोषण हुआ और आखिरकार उस ट्रेनी डॉक्टर मौमिता ने दुनिया से अलविदा कह दिया। मरते समय मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे माता पिता का चेहरा था। अब उनका क्या होगा, यही सवाल मेरे दिल में बार बार आ रहा था। हर दिन दूसरों की जान बचाने वाली मैं, मेरी जान बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं था। मरते वक्त भी मुझे यही डर सता रहा था कि मेरे माता पिता इतने बड़े दुख को कैसे सहेंगे। उस दरिंदे ने मेरा शोषण किया, मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला, मेरी हत्या कर दी और मेरी आत्मा तड़पती रही। मेरे सपने अधूरे रह गए। हर दिन 10 से 12 घंटे की मेहनत में मैं यहाँ तक पहुँची थी। मेरा और मेरे पूरे परिवार का सपना एक ही रात में बिखर गया था। मेरे लिए पूरा दिन सिर्फ एक काम था। मुझे किताबों के अलावा कुछ भी नहीं पता था। मेरे MD में गोल्ड मेडल चाहिए था, टॉप डॉक्टर बनना था। मैंने अपनी डायरी में भी यही लिखा था, क्योंकि मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया था और एक रात में उनकी मेहनत और मेरी पढ़ाई सब कुछ जलकर खाक हो गए। असल में अगले दिन क्या हुआ, कैसे अपराधी पकड़े गए, यह सब आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी अगले दिन सुबह आत्महत्या की खबर मेरे घर तक पहुंची। आपकी बेटी ने हॉस्पिटल में आत्महत्या कर ली है, ऐसा बताया गया। माँ ने सब कुछ ख़त्म हो गया कहकर रोने लगी। पिताजी तो सोचने की हालत में ही नहीं थे। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला और हॉस्पिटल लेकर आए। दौड़ते हुए आने वाले मेरे माता पिता अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अंदर मेरी हत्या के सबूत मिटाए जा रहे थे। मेरी माँ गिड़गिड़ा रही थी, बेटी को एक बार देखने दो कहकर रो रही थी। पूरे 3 घंटे बाद मेरे माता पिता को मुझे देने की इजाज़त मिली। बेटी को घायल और बुरी हालत में देखकर मेरे माता पिता तुरंत समझ गए कि आत्महत्या नहीं हो सकती। हमारी बेटी आत्महत्या करने के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी। मेरी ऐसी हालत देखकर माता और पिता तुरंत, इसके साथ कुछ गलत हुआ है। माता पिता थे ही, लेकिन रिश्तेदार, दोस्त, सहयोगी सब मेरे लिए ज़ोर से आवाज़ उठाने लगे। मेरी हत्या की गई है, इसलिए सभी गुस्से में थे। इतना बड़ा हंगामा देखकर पुलिस आखिरकार बहुत देर से वहां पहुंची और फिर पूछताछ शुरू हो गई। तब तक काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इतनी बड़ी जनता के इस आक्रोश से संजय राय अपने हेडफोन के सहारे पकड़ा भी गया। फिर कुछ कहे सुने आरोप लगाए गए, अपना गुनाह कबूल भी कर लेता, फिर भी उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता और मामला वहीं ख़त्म कर दिया जाता। किसी का कहना है कि मेरा सिर्फ के साथ दुष्कर्म किया गया, तो CCTV कैमरा क्यों नहीं था? मुझे इतनी देर बाद मेरे माता पिता को क्यों सौंपा गया? आखिर सच्चाई सामने क्यों नहीं आ रही है? मुझे मारने की साजिश में बड़े चेहरों को बचाने के लिए सबूत मिटाए जा रहे थे। इस तरह से हज़ारों बेटियों के साथ इस तरह के दुष्कर्म होते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी सबूत क्यों नहीं मिलता है? बताइएगा ज़रूर आपको मेरी कहानी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको अंदर तक ये कहानी दहला देगी। अगर आपको ज़रा भी इस कहानी से दर्द की अनुभूति होती है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।